हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड कियान को देखते हैं, जो कि ब्राइड बनी हुई होती है और वो अपने दिल में कह रही होती है कि मैंने अपने ब्लड की वजह से एक इंसान की जान बचाई थी। मेरे डिसेंडेंट्स का ब्लड हर बीमारी का इलाज कर सकता है और मैंने कुछ टाइम पहले उसी से ही लू को ठीक किया था और अब मेरी उसी से शादी हो चुकी है। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर कुछ देर में वहाँ पर लू भी आ जाता है। वो कियान से कहता है कि आज मेरा दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी तुमसे शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद वो उसे हक करने लगता है, लेकिन तभी वो कियान के पेट में छुरा घोंप देता है। ये देखकर कियान बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है। लू कहता है कि जब से तुमने मेरी टांगे ठीक की हैं मैं वैनजिंग को खो चुका हूँ। तुम जानती हो कि जब मैं तुम्हारे पास टांगे ठीक करवाने के लिए आया था तब तो तुमने मेरा काम कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जब ये खबर वैनजिंग तक पहुंची तब उसको लगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ चल रहा है और तभी उसने क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब कुछ भी करो लेकिन मुझे वैनजिंग वापस ला कर दो। अगर तुम ये काम कर सकती हो तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें जिंदा देखना ही नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर कियान उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती। वो तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और तभी कियान की वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ कियान की जब आँख खुलती है तो उसका रीबर्थ हो चुका था और लू के डैड उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो उठकर खड़ी होती है तो डैड उसको कहते हैं कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम उसकी टांगों को ठीक कर सकती हो? मैं चाहता हूँ कि बस ये व्हील चेयर से उठ जाए और इसकी बीमारी का इलाज हो सके। तभी कियान अपने दिल में कहती है कि मैं तो उसी टाइम में आ गई हूँ जब मैंने लू की बीमारी का इलाज किया था और उसके बाद से ही मेरी लाइफ ट्रबल बन गई थी। इस दफा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर वो डैड को कहती है कि सॉरी लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मेरे डिसेंडेंट्स बहुत लेजेंड थे, वो ये सब कुछ कर पाते थे, लेकिन मेरे पास उतनी एबिलिटीज नहीं है। आप एक काम करें कि अपनी लू फैमिली को किसी और हेयर से चला लें, जरूरी नहीं है कि यही आप लोगों का वारिस बने। यह सुनकर लू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शोपीस उतार कर नीचे फेंक देता है। डैड फिर लू के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और वो कियान से सॉरी भी करते हैं कि इसने आपका इतना नुकसान कर दिया और साथ इसने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट भी की है। कियान कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो इंसान व्हील चेयर पर बैठा हुआ है उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। वो अपने इमोशंस को किसी न किसी तरह तो जाहिर करेगा ही सही ना, तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं। तभी लू कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी के अभी जाकर मेडिसिनल हर्ब्स ट्राई करूंगा। उनकी मेडिसिन बनाने के बाद जब मैं उनको ट्राई करूंगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर एक आदमी आकर उनको बताता है कि वैनजिंग अराइव हो गई और वो कुछ ही देर में आप लोगों के घर पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर लू बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लू कहता है कि डैड हम लोगों को जल्दी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की मेरे लिए कुछ कर पाएगी और वैनजिंग भी घर पहुंचने वाली है। कियान कहती है कि अगर आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो मैं भी आप लोगों की इंजरी को क्योर नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ से अभी के अभी जा सकते हैं। लेकिन फिर इतने में वहाँ पर वैनजिंग आ जाती है। उसको वहाँ पर देखकर तो लू बहुत ही एक्साइटेड होता है। वैनजिंग कहती है कि अब देखना लू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सी चीजें लेकर आई हूँ और इन हर्ब्स की वजह से मैं तुम्हें जल्द ही क्योर कर दूंगी। ये देखकर लू और डैड बहुत ही हैरान होते हैं। डैड कहते हैं कि बस तुम कुछ भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दो। कियान कहती है कि इस जगह पर आप लोग मीटअप नहीं कर सकते, ये मेरी फार्मेसी, अगर आप लोगों ने बात करनी है तो आप लोग बाहर चले जाएं। वैनजिंग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैंने इसकी लेग्स को क्योर कर दिया तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड एरोगेंसी खत्म हो जाएगी, तो देखना मैं ये सब कुछ करके ही रहूंगी। कियान कहती है कि ठीक है, जो हर्ब्स तुम लेकर आई हो उनसे लू की लेग्स काफी बेटर तो हो सकती हैं, लेकिन वो अपने पैर पर इस लाइफ टाइम में तो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। वैनजिंग कहती है कि ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बैट लगाते हैं। अगर लू की लेग्स मैंने क्योर कर ली तो तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगी, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगी और तुमसे माफी मांगूंगी। कियान कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बैट लगाती हूँ, लेकिन मेरा पेशेंट लू नहीं होगा बल्कि वो लड़का होगा। इतने में वहाँ पर एक लेडी अपने बेटे को लेकर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि प्लीज तुम कियाओ को जल्दी ठीक कर दो। कियान कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा जरूर करूंगी। वैनजिंग कहती है कि ठीक है, हमारे पास 7 दिन होंगे और हमने ये 7 दिन के अंदर अंदर ही करना होगा। कियान कहती है कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। तभी वहाँ पर खड़े हुए बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये दोनों ही पैरालाइज हैं और 7 दिन के अंदर इनको कौन सा ट्रीटमेंट ठीक कर सकता है। तभी कियान फिर उस लेडी से कहती है कि आप अपने बेटे को मेरे साथ लेकर आ जाएं, हम लोग मिलकर इसको जरूर क्योर कर लेंगे। फिर उसके बाद वो सब लोग रूम में जाते हैं और कियान कियाओ को वहीं पर ही लिटा देती है और फिर वो मॉम से कहती है कि 4 दिन मैं इसको अपना ब्लड पिलाती रहूंगी और हो सकता है कि उसके बाद ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, जो कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए।
मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो कियान फिर उनको कंसोल करती है और हर दिन वो अपना ब्लड क्याओ को पिलाती रहती है। इस तरह 6 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन क्याओ को अभी तक होश नहीं आया होता। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। कियान कहती है कि ऐसा क्या हो सकता है, वैसे तो इसको 4 दिन के अंदर ही होश आ जाना चाहिए था, और आज 6ठा दिन होने वाला है। ये सब कुछ क्यों हो रहा होगा। फिर उसके बाद वो दोबारा से कट लगाने लगती है। तभी वो अपने बाजू पर एक मार्क देखती है और वो कहती है कि इसका मतलब है कि दोबारा अगर मैंने अपनी ब्लड लाइन का यूज किया तो मैं हमेशा के लिए स्नेक बन जाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है मीटिंग। वो मैं करना नहीं चाहती, तो इसीलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसके पास फिर वैनजिंग की एक वीडियो आती है जिसमें वो कह रही होती है कि देखो, अब लू वापस अपने पैरों पर चलने लगा है और मैंने तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। अब तुम कल बैंक्वेट आओगी और सबके सामने मुझसे तुम माफी मांगोगी, वो भी नील डाउन करके। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम जल्दी आना। फिर ये सब कुछ देखकर कियान सोचने लगती है कि अब मैं और क्या कर सकती हूँ। मेरे पास अब मीटिंग के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर उसको देखती है। जब वो क्याओ को देखती है तो उसकी नजर उसकी नेक पर जाती है और वहाँ पर एक मार्क लगा हुआ था। वो कहती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि क्याओ था जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब बहुत सारे बच्चे एक स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर क्याओ आता है और वो सब लोगों को वहाँ से दूर भगाता है। वो कहता है कि इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने घर जाना चाह रहा होगा। तुम सारे बच्चे फौरन से इधर से भाग जाओ। जब वो सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस स्नेक को बाय बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो स्नेक साइड पर होता है और कियान ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो वहाँ पर उस लड़के को देखती है जिसकी नेक पर वही मार्क होता है और वो कहती है कि मेरे बड़े होने के बाद अगर मैं दोबारा तुमसे कभी भी मिली तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर पूरा कर दूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा काम किया है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगी। फिर अगले सीन में कियान अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि मॉम, कभी अगर ऐसा हो कि ब्लड से भी किसी इंसान की डिजीज क्योर ना हो रही हो तो फिर हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। तो उसकी मॉम उसको बताती हैं कि उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मीटिंग, लेकिन वो तुम सिर्फ एक ही दिन कर सकती हो और एक ही टाइम पर। ये सब कुछ बार बार नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये काम तुम बहुत सोच समझ कर करना। देन प्रेजेंट सीन में जब कियान ये सुन लेती है तो उसको समझ आ जाती है कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो है मीटिंग का। फिर उसके बाद वो क्याओ के क्लोज जाती है और फिर वो उसको सीड्यूस करती है। दूसरी तरफ हम लोगों को बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपनी सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं और आज तो वैनजिंग भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो जीत गई है। तभी डैड कहते हैं, वैनजिंग अभी तक यहाँ पर कियान तो बिल्कुल भी नहीं आई, मुझे लगता है कि वो हार चुकी है, इस वजह से वो आना भी नहीं चाह रही। वैनजिंग कहती है कि हाँ, मुझे पता चल गया है, वो उस इंसान को क्योर कर ही नहीं पाई होगी, इसीलिए मुझे लगता है वो अपना सामान समेट कर वहाँ से भाग गई होगी। तो डैड कहते हैं कि चाहे वो जहाँ पर भी चली गई हो तुम उसको ढूंढोगी, तुम उसको लेकर आओगी। अब तुम और लू जाओगे उसको ढूंढने के लिए और उसको सबके सामने लाकर उससे माफी मंगवाओगे। तभी वैनजिंग कहती है कि हमें अभी किसी को वहाँ पर भेजना होगा ताकि वो ज्यादा दूर तक ना भाग सके और हम लोग उसको पहले ही अरेस्ट कर लें। तभी वहाँ पर कियान आ जाती है और कहती है कि किसने कह दिया कि मैं भाग गई हूँ, मैं तो यहीं पर ही हूँ। फिर वो उसको वैनजिंग कहती है कि चलो अब तुम्हारा नील डाउन करके टाइम आ चुका है, जल्दी से नील डाउन करो और मुझसे माफी मांगो क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। कियान कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं हार गई हूँ, क्या वो ठीक हो चुका है। वैनजिंग कहती है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो। फिर गार्ड्स उसको पकड़ के वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर क्याओ पहुँच जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ। उसको वहाँ पर देखकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं और वो सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि सब कुछ सिर्फ रूमर्स थे। कियान के ब्लड में ये ताकत है कि वो किसी को भी ठीक कर सकती है। तभी कियान कहती है कि चलो अब तुम मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तो वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो कहता है कि देखो, मैं भी रिकवर कर चुका हूँ, तो इसीलिए अब वैनजिंग तुमसे माफी नहीं मांगेगी। तभी कियान लू को चेक करती है। फिर वो उसको चेक करने के बाद कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या वो 7 साल तक कोमा में था और उसको कल ही होश आया है। अभी वो पूरी तरह से रिकवर तो नहीं कर पाया, लेकिन देखना वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएगा। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि वो खड़ा तो हो चुका है लेकिन वो किसी भी टाइम गिर सकता है। वैनजिंग कहती है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें जाले सी फील हो रही है कि मैंने किस तरीके से लू को ठीक कर लिया, इसीलिए तुम ये सारी बातें कर रही हो, है ना। तो ठीक है, फिर तुम्हें लू अभी के अभी नीचे आकर दिखाएगा। तभी लू नीचे आने लगता है और उसको देखकर कियान काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है कि वो कुछ ही देर में गिर जाएगा। जब वो नीचे आ रहा होता है तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो सच में गिर जाता है। वो बहुत बुरे तरीके से गिरता है, उसको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था और वो डैड को ही कह रहा होता है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी टांगे मेरे पास है ही नहीं।
मुझे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तभी डैड कहते हैं कि वैनजिंग अब हमें इसका क्या करना होगा। वैनजिंग कहती है कि इसकी लास्ट डोज आज की रहती थी। मुझे लगता है कि उसी की वजह से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद उसे फौरन से व्हील चेयर पर बिठाया जाता है। तभी क्या कहता है कि बेट के मुताबिक अभी तक लू सही तरह से हील नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि आप लोग बेट हार चुके हैं और आप लोगों को अभी नील डाउन करके अपोलोजाइज करनी ही पड़ेगी। लू कहता है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। वो तो मुझे लगता है कि तुम लोगों का लक था कि मैं इस तरीके से गिर गया, वरना मैं फुली रिकवर कर चुका हूँ। अभी भी 7 दिन पूरा होने में 10 मिनट रहते हैं। वैनजिंग जल्दी करो और मुझे मेरी मेडिसिन ला कर दो, मैं इनको अभी इनके सामने खड़ा होकर दिखाना चाहता हूँ। फिर वैनजिंग उसको वो दवाई देती है। तभी कियान उसको कहती है कि ये दवाई पीने से पहले तुम एक दफा फिर से सोच लो, अभी तो तुम सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज हुए हो। ये दवाई पीने के बाद हो सकता है कि तुम अपनी जान भी गंवा दो, तो इसीलिए जो भी फैसला करना बहुत ही सोच समझ कर करना। लू कहता है कि मैं तुम जैसी झूठी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। पहले भी मुझे वैनजिंग ने ठीक किया था और मुझे पता है कि अभी भी वो मुझे ठीक कर सकती है। फिर उसके बाद वो जल्दी से उस मेडिसिन को पी लेता है। कियान कहती है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दे रही थी, मानना ना मानना तुम्हारा अपना काम है। तभी वैनजिंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें अपनी लेग्स में कुछ पेन फील हो रहा है या कोई और चीज। तो लू कहता है कि हाँ मुझे हो रहा है। और फिर तभी लू को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही घबरा जाता है और डैड उसको कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही हो। तभी वैनजिंग कहती है कि हो सकता है कि ये वॉमिटिंग इसको जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर दे। कियान कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो चुकी हो। इस मेडिसिन के बाउल को पीने के बाद वो अब कभी भी खड़ा नहीं हो सकता और इसके जिंदा रहने में भी बस 3 महीने रह गए हैं। उसके बाद इसकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी और हो सकता है कि ये मर जाए। तो वैनजिंग कहती है कि प्लीज आप इसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव मत करना डैड, ये आपको बस ऐसे ही भड़काने के लिए ये बातें कर रही है। लू कहता है कि अब मैं बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ, वैनजिंग ने मुझे बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है, बस आप किसी और की बातों में बिल्कुल मत आना। फिर इतने में वहाँ पर गार्ड्स आकर कियान को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तो कियाओ फिर कियान को प्रोटेक्ट करता है। तभी लू कियाओ को बोलता है कि तुम ये बात देख रहे हो ना कि ये हमारे साथ कितना बुरा कर रही है, फिर भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। कियाओ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कियान मेरी सेवियर है और इसकी साइड लेना मेरा हक बनता है। और अगर तुमने कियान के बारे में कुछ और गलत बात कहने की कोशिश भी की तो फिर तुम्हें पूरी कियाओ फैमिली से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर कियाओ कहता है कि चलो अब तो टाइम पूरा हो चुका है, 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम हमें खड़ा होकर दिखाओ और अगर खड़े नहीं हो सकते तो हमारे सामने नील डाउन करके माफी मांगो। तो फिर लू खड़ा होने की कोशिश करता है और वो खड़ा हो भी जाता है। तभी वैनजिंग कहती है कि देखो हम लोगों ने तो अपना टास्क पूरा कर ही लिया है, लेकिन तभी लू लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी लेग्स में से ब्लैक एनर्जीज निकलने लगती हैं और सब लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि ये कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं। डैड भी वैनजिंग पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा। वैनजिंग कहती है कि हो सकता है कि ये सिर्फ मेडिसिन का रिएक्शन हो, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी कियान कहती है कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन तुम लोगों ने जो मुझे टाइम दिया था 7 दिन का वो पूरा हो चुका है और अब तुम लोग मेरे सामने नील डाउन करके माफी मांगोगे। तभी लू कहता है कि बस तुम लोग थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो, वैनजिंग मेरी टांगों को जरूर ठीक कर देगी, मैं ये बात जानता हूँ। कियान कहती है कि जितना टाइम तुम लोगों ने हमें दिया था और जितना टाइम पर बेट लगी थी वो पूरा हो चुका है और इससे ऊपर तुम लोगों को 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। वैनजिंग की जो परसिस्टेंस थी और जो मेडिसिन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ, तुमने एक ब्लैक जेड पेंडेंट पहना होगा जो कि तुम्हें जरूर वैनजिंग ने दिया होगा। वो जेड पेंडेंट इविल से और एनर्जीज से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से तुम्हारी लेग से ये ब्लैक एनर्जीज निकल रही हैं जो कि इविल एनर्जीज हैं। इसके अलावा इन्हीं एनर्जीज की वजह से तुम अब कभी भी खड़े होने के काबिल नहीं रह सकते, यहाँ तक कि तुम हमेशा के लिए अपनी टांगों को गवा दोगे, तुम्हारी लेग्स ड्यून हो चुकी हैं। लू कहता है कि मैं तुम्हारी ये सारी स्केयर बातें सुनकर बिल्कुल भी स्कैरी नहीं बनना चाहता। मुझे पता है कि वैनजिंग मेरे साथ ये सब कुछ कभी भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम जरूर वैनजिंग से जालिस हो रही हो, इसीलिए जब उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है तो तुम चाहती हो कि मैं उसको उतार कर फेंक दूं और दोबारा मैं इससे कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट ना करूं। फिर उसके बाद वो वही पेंडेंट निकाल कर सबको दिखाता है। तो कियान उस पेंडेंट को सारा स्कैन करती है और कहती है कि पेंडेंट दोबारा कभी मत पहनना, लेकिन वैनजिंग फिर भी लू को वो पेंडेंट पहनाने लगती है। तो डैड फिर लू को वो पहनने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कियान सच में सीरियस होकर बात कर रही है, तो हो सकता है कि सच में इसमें कुछ खराब हो। तुम एक काम करो, इसको मत पहनो, हम इस पेंडेंट को फेंक देते हैं कहीं पर और मैं तुम्हें कोई दूसरा पेंडेंट ला दूंगा। तो लू कहता है कि डैड क्या आप इस लायर की बातों में आना चाहते हैं, ये तो चाहती है कि मैं कभी भी वैनजिंग के साथ खुश ना रहूं और मुझे लगता है कि आप भी इसकी बातों को पूरा किए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये पेंडेंट जरूर पहनूंगा।
फिर वो वैनजिंग से कहकर उस पेंडेंट को पहन लेता है और तभी बाहर तूफान आ जाता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही हैरान होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर लू के बाल व्हाइट कलर के होने लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड होने लगता है। ये देखकर हर कोई बहुत हैरान होता है। डैड फिर वैनजिंग को कहते हैं कि तुमने क्या कर दिया है मेरे बेटे के साथ। वैनजिंग कहती है कि इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। डैड प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि मैं डॉक्टर जैंग को बुलाता हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागता है और कियान कहती है कि मैंने पहले ही मना किया था कि ये मत पहनो। अब तुम अपने कॉलर पे चेक कर लो, ब्लैक लाइंस पे तुम्हें नजर आना शुरू हो गई होंगी। तभी डैड फौरन से उसका कॉलर चेक करते हैं और वहाँ पर सच में ब्लैक लाइंस होती हैं। ये देखकर हर कोई और भी शॉक्ड हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि लू के साथ क्या हो रहा है। कियान कहती है कि इसी पेंडेंट के अंदर इविल एनर्जी थी और ये बात मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी। अब इस पेंडेंट को पहनने के बाद तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। अब तुम्हारे जिंदा रहने का टाइम बहुत ही कम रह गया है। फिर इतने में डैड उसके सामने नील डाउन कर लेते हैं और कहते हैं कि कियान कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लो। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कियान कहती है कि नहीं, अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बचा सकती क्योंकि वो इविल एनर्जी इसके अंदर घुस चुकी है और इसका इलाज मैं नहीं कर सकती हूँ। तभी डैड फिर कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे का इलाज ना किया और अगर ये इसी तरीके से मर गया तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लू फैमिली तुम लोगों से जरूर बदला लेगी। क्या कहता है कि आप अब हमें थ्रेट करना शुरू हो गए हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह हम आपकी मदद कर देंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर इतने में वहाँ पर मास्टर जैंग आते हैं। डैड उनको कहते हैं कि जल्दी से मेरे बेटे का इलाज कर दें। तो वो फिर उसका एक्यूपंक्चर करते हैं और वो काफी बेहतर हो जाता है। जब मास्टर जैंग वहाँ पर कियान को देखते हैं तो वो उसके सामने नील डाउन कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ पर कभी भी ना आता और आपके सामने तो मैं इसका इलाज कभी भी ना करता। मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और अब इसका आगे का इलाज आप खुद कर सकती हैं। इससे ज्यादा एनर्जीज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी लू वहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरी बॉडीज पर तो जितनी भी इंजरीज आई हैं वो सारी की सारी कियान की वजह से आई हैं। इसी ने ही मेरे साथ कुछ किया है और आप लोगों को ये लग रहा है कि ये मेरी हेल्प कर सकती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये देखकर मास्टर जैंग बहुत ही हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वो पेंडेंट दिखाएं जिसकी वजह से ये इविल एनर्जी आई है। जब डैड उसको वो पेंडेंट देते हैं तो मास्टर जैंग कहते हैं कि ये इविल एनर्जी कभी भी कियान की वजह से नहीं आ सकती, बल्कि ये एनर्जी वैनजिंग की वजह से आई है। ये देखकर वैनजिंग बहुत ही घबराने लगती है। फिर उसके बाद मास्टर जैंग वो मेडिसिन भी चेक करते हैं जो कि थोड़ी देर पहले लू ने पी होती है। उसको चेक करने के बाद मास्टर जैंग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी किसी काम की मेडिसिन नहीं है, ये इनइफेक्टिव है और इस डिजीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी। ये मेडिसिन सिर्फ तुम्हारी इस डिजीज को मजीद वर्स कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद डैड को वैनजिंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की लाइफ को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ तुम्हारी मेडिसिन और इंजरीज की वजह से मेरा बेटा आज इस हाल तक पहुंच चुका है। फिर उसके बाद डैड उसको मारने लगते हैं तो क्या उनको रोक लेता है और कहता है कि पहले हमारे साथ जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको पूरा करें। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वैनजिंग को जबरदस्ती नील डाउन करवाते हैं। फिर उसके बाद डैड खुद भी उसके सामने नील डाउन करते हैं और कहते हैं कि प्लीज जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना और मेरे बेटे का इलाज कर दो। ये अगर बेहतर ना हुआ तो लू फैमिली का हेयर और कौन बनेगा। तो कियान उनको कहती है कि मैं इनका इलाज अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, हाँ बाद में मैं आकर इसको जरूर देख जाऊंगी। ये कह के वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कार में बैठने के बाद कियान को कहता है कि तुम्हें एक बात बहुत अजीब नहीं लगती कि लू फैमिली के हेयर को यानी लू को इतनी बुरी बीमारी हो गई है, वो भी सिर्फ एक मेडिसिन की वजह से, और मैं भी 7 साल तक कोमा में रहा हूँ और मेरी वजह भी यही इविल एनर्जी थी। तो हो सकता है कि हम दोनों की इस इंजरीज के पीछे कोई एक ही इंसान हो। कियान कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि वो लू फैमिली से ही कोई है जो कि तुम दोनों को इस हाल तक पहुंचाना चाहता है ताकि वो खुद इस हर चीज को कंट्रोल कर सके, और हो सकता है कि वो उनका छोटा बेटा फेंग हो। और इधर लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड लू के लिए बहुत ही फिक्रमंद होते हैं। फिर इतने में वहाँ पर फेंग भी आ जाता है। डैड उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेंग कहता है कि मैंने सुना था कि मेरे भाई की बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिलकर आ जाता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ गया। फिर उसके बाद वो वैनजिंग को देखता है और वैनजिंग भी उसको अजीब से तरीके से देख रही होती है। ऐसे लगता है जैसे वो दोनों साथ में मिले हुए हों। तभी लू कहता है कि फेंग तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और देखना मैं अपने पैरों पर जरूर खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि लू फैमिली को मेरी बहुत जरूरत है। तभी डैड कहते हैं कि फेंग तुम सब कुछ छोड़ो और वैनजिंग जैसी इस फजूल औरत के बारे में पता लगवाओ। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि ये लड़की कौन है और इसने मेरे बेटे को जेड पेंडेंट और वो पॉइजन क्यों पिलाया था। तभी लू कहता है कि डैड वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी। तो वैनजिंग कहती है कि कोई बात नहीं, डैड को मेरे बारे में पता लगवाने दो, मैं भी देखना चाहती हूँ
कि डैड को मेरी कितनी सच्चाई पता चल सकती है। मैं इनोसेंट हूँ और मेरे बारे में इस तरह की कोई भी बात इनके सामने नहीं आएगी। और फैंग कहता है कि ठीक है, मैं इस बात की जड़ तक जरूर जाऊंगा कि असल में वैनजिंग है कौन। फिर उसके बाद फैंग वैनजिंग को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद दोनों वो एक रूम में आते हैं और तभी फैंग वैनजिंग को हक करता है। वैनजिंग कहती है कि मुझे कब तक ये एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैं अब मजीद ये गेम नहीं खेलना चाहती, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं अब किसी की भी बातें नहीं सुन सकती। तो फैंग कहता है कि बस तुम थोड़ा सा टाइम और वेट कर लो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे और मैं तुमसे शादी भी जरूर करूंगा। तो वैनजिंग कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि जो मेडिसिन तुमने मुझे दी है, अगर वो मैं लू को पिलाऊंगी तो वो मरते मरते बचेगा और बहुत ही जल्द उसकी डेथ हो जाएगी। फैंग कहता है कि हाँ, उस वक्त मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि लू मर जाए ताकि उसके हिस्से की सारी चीजें मेरे पास आ जाएं और आखिर में मैं लू फैमिली का हेड बन जाऊं। और जहाँ तक उस जेड पेंडेंट की बात है, तो उसके अंदर जो एविल एनर्जीज थी वो सारी की सारी मेरी भेजी गई थी। ये सब कुछ मैंने खुद ही प्लान किया था। तो वैनसिंग कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझे पहले बता सकते थे। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये बात मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना। और वहीं पर दिखाया जाता है कि एक कैमरा भी फिट होता है और उन दोनों की सारी बातें और सारे के सारे सीन्स कियान और क्या दोनों देख चुके होते हैं। क्या कहता है कि वैसे की फैमिली कितनी बुरी है, छोटा भाई बड़े भाई को सिर्फ इसीलिए मार रहा है ताकि वो फैमिली का हेड बन सके। कितनी रूथलेस फैमिली है ये। कियान कहती है कि सारी वेल्दी फैमिलीज ऐसे ही होती हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रीडीनेस होती है और इसी वजह से वो एक दूसरे को मारने से बिल्कुल भी नहीं पछताते। क्या कहता है लेकिन मेरी फैमिली ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और तुम मेरी सेवियर हो, इसलिए मैं तुम्हें 50% अपने ग्रुप में से देना चाहता हूँ। कियान कहती है कि ये मैं ऐसे नहीं लूंगी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, तुम सब लोग उसके ऊपर काम शुरू करो और अगर वो मेडिसिन ऑन स्टॉक हो जाती हैं तो तब मैं तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगी। तो क्या फिर उसको ओके कर देता है। और इधर लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग डैड के पास जाकर उनको बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाई है और मुझे ये बात पता चली है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई भी मसला नहीं था। डैड कहते हैं वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर लेग उसकी इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रही हैं? अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई मसला नहीं था तो लू की टांगे अभी तक ठीक हो जानी चाहिए। तो लू कहता है कि डैड आप ये बात अब देख चुके हैं ना, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि वैनजिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती है, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं सुनी थी। फिर उसके बाद फैंग कहता है कि डैड ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कियान की एक साजिश थी ताकि वो हम लोगों को सिर्फ इसी चीज के अंदर फंसा कर रख दे। फिर उसके बाद वो एक न्यूज भी सबको दिखाता है जिसके अंदर क्या ग्रुप ने कुछ नई मेडिसिन इन्वेंट की होती हैं जिसकी वजह से उनकी स्टॉक प्राइस बहुत ही ज्यादा गई होती है और उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ होता है। फिर फैंग कहता है कि डैड अगर हम कुछ भी करके कियान को अपनी साइड पर कर लें और वो हमें भी कुछ मेडिसिन लिख कर दे दे तो इससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और लू ये सारा काम तुम खुद कर सकते हो। फिर उसके बाद वैनजिंग लू को कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम अभी जाओ और जाकर कियान के साथ टाइम स्पेंड करो, उसको यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो जब वो तुम्हें कुछ मेडिसिन लेकर दे दे। फिर उसके बाद वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं रहेगी, उसके बाद हम दोनों शादी जरूर करेंगे। तो लू भी इस बात पर मान जाता है और एक दफा लू फैमिली फिर से बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी कर रखी थी। कियान कहती है कि तुम छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख सकते थे, इतनी ग्रैंड पार्टी रखने की क्या जरूरत थी। तो क्या कहता है कि ये हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं चाहता था कि ये सबसे ज्यादा अच्छी हो। अभी वो लोग सेटिंग कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर लू फैमिली पहुँच जाती है। क्या कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था, तुम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किसने किया है। तो लू कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कियान से बात करने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद वो कियान से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कियान कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। डैड कहते हैं कि कियान तुम एक दफा इस बारे में फिर से जरूर सोच लेना, लू तुमसे शादी करना चाहता है और अगर तुम इससे शादी कर लो तो हम तुम्हें अपनी कंपनी के हाफ एसेट जरूर देंगे, उसके बदले तुम्हें हमें कुछ एंशिएंट मेडिसिन के कुछ फार्मूलाज लेकर देने होंगे ताकि हमारी फैमिली भी इस तरह ग्रो कर सके। कियान कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और आप लोग ये सब कुछ फैंग और वैनजिंग की बातों में आकर कर रहे हैं, है ना, मेरे पास इनकी बहुत ही बड़ी सच्चाई है। फिर उसके बाद स्क्रीन पर उन दोनों की वीडियो को दिखाया जाता जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही हैरान होता। तभी फैंग लू को कहता है कि वो जेड पेंडेंट जो कि इविल एनर्जी से भरा पड़ा था वो मैंने तुम्हारे घर भिजवाया था और ये जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी है इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है जिसकी वजह से तुम आहिस्ता आहिस्ता मर जाओगे। ये सब कुछ मैंने खुद प्लान किया था और वैनजिंग भी तुम्हें धोखा ही दे रही थी।
तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो। मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करता था क्योंकि मुझे पता था कि बड़े होकर लू फैमिली के हेड तुम ही बनोगे और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ये सब कुछ देखकर डैड उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम जैसे एक बीस्ट को जन्म दिया है। फिर उसके बाद लू वैनजिंग से कहता है कि तुम भी तो मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तुम्हें क्या हो गया है। वैनजिंग कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं था। मैं बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ फैंग से शादी करना चाहती थी। मुझे तुम में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लू कहता है कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, तुम मेरे लिए रातों को जागती रही हो, वो सब कुछ क्या था। वैनजिंग कहती है कि वो मैं नहीं थी बल्कि वो सिर्फ कियान थी, उसने ही तुम्हारा ख्याल रखा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती, और वैसे भी मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं थी तो मैं तुम्हारे लिए ये सारे काम किस लिए करती। फिर उसके बाद डैड वहाँ पर गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को वहाँ से बाहर फिकवा देते हैं और लू को अब अपनी बातों पर रिग्रेट फील हो रहा होता है। लू फिर कियान को कहता है कि प्लीज कुछ भी करो लेकिन मुझे ठीक कर दो, मैं अब ठीक होना चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता, प्लीज तुम मेरा एक काम कर दो और मुझे ठीक कर दो। कियान कहती है कि सॉरी लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है और मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर उसके बाद डैड भी उसको सब कुछ कहने से मना करते हैं और फिर चुप करके वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एंड देन कुछ ही देर में उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है और फिर दूसरी तरफ लू को दिखाया जाता है जिसके पास एक बॉक्स होता है और वो काफी सैड बैठा हुआ था। तभी उसके पास डैड आते हैं, वो उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन लू किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वो कहता है कि डैड इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ कियान से ही मिलना चाहता हूँ। और उधर कियान कियाओ के साथ होती है। तभी उसके पास लू फैमिली से कॉल आती है और उसको फौरन से बुलाया जाता है। तो फिर कियाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कियान कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे तुम, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे अकेले हैंडल करनी है और वो अब मैं करके रहूंगी। ये कह के वो चुप करके वहाँ से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर में वो लू फैमिली पहुंच चुकी थी। जब लू उसको वहाँ पर देखता है तो वो उससे बहुत माफी मांगता है। वो कहता है कि प्लीज तुम एक दफा मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग जरूर है क्योंकि तभी तुमने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया था, अगर ऐसा ना होता तो तुम ये गिफ्ट मुझे कभी भी ना देती। कियान कहती है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हें बहुत पहले दिया था और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो इसीलिए प्लीज तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी लू उसको रोक लेता है। वो उसको वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था, इतने में क्या हुआ था और वो उन दोनों को अलग करता। फिर वो लू को कहता है कि दोबारा तुम कियान को इस तरह कभी भी टच नहीं करोगे क्योंकि ये मेरी सेवियर है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी प्रॉब्लम में हो, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी उससे दूर हो जाना चाहिए और दोबारा मैं इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगा। फिर उसके बाद कियान को वहाँ से ले जाता है और लू नीचे गिर जाता है। वो तब भी कियान को ही बुला रहा था। वो उससे कह रहा था कि तुम एक दफा मेरी बात सुन लो, प्लीज एक दफा सुन लो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। और इधर फिर क्या और कियान सब दोनों बाहर आते हैं तो कियान को सर्दी लग रही होती है तो क्या उसको अपना कोट दे देता। देन जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो कियान लाइट्स ऑन करती है लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और क्या उसको बचा लेता है। फिर वो उसको उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद वो सबसे पहले उसके फुट का मसाज करता है ताकि वो बहुत ही बेटर फील कर सके। ये सब कुछ देखकर तो कियान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। फिर उसके बाद कियान से कहता है कि तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे ट्रीट कर रही थी तब की मुझे एक एक बात पूरी तरह से याद है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मुझे ये बात अब पता चली है कि मैं तुमसे लव करता हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा, और मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स भी रखता हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत न्यू है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ तुम्हें खुद बता दूँ और अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करें। तुम मेरी सेवियर भी हो तो इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सब कुछ सुनकर कियान काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है लेकिन उसके बाद वो उसको ओके कर देती है। तभी क्या उसको किस करने ही वाला होता है कि तभी कियान का पैर दोबारा से मुड़ जाता है। वो फौरन से नीचे बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हारी मसाज ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रीट कर सकती हूँ, तो इसीलिए तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, रेस्ट करो तुम। फिर उसके बाद क्या भी फौरन वहाँ से भाग जाता है और फिर इधर लू को दिखाया जाता है जिसके पास असिस्टेंट आकर उसको कहता है कि बहुत दिनों से आपने कुछ भी नहीं खाया, इस तरह बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे और आपको खाना खाने की बहुत जरूरत है। तो लू उसको फौरन से मना कर देता। जब असिस्टेंट वहाँ से जाने वाला होता है तो उसको एक आदमी आकर बताता कि बहुत ही जल्द कियान की शादी होने वाली है। ये बात फिर असिस्टेंट लू को जाकर बताता है कि कियान की कियाओ के साथ बहुत ही जल्द एंगेजमेंट हो रही है। यह सुनकर लू फौरन से बाहर आता है और वो कहता है कि कियान मेरे साथ ये सब कुछ कभी भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ वैनजिंग की वजह से कर रही है। वो मुझे जालिस करना चाहती है। तुम लोग जाओ और जाकर वैनजिंग को ढूंढो। मैं उसको अपने साथ उसकी एंगेजमेंट पर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो कियान से माफी मांग सके और इस तरह वो मुझे वापस से सेलेक्ट कर लेगी।
मैं ज्ञान के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। तो असिस्टेंट उसको ओके करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले सीन में फैंग और वैनजिंग को दिखाया जाता है। वैनजिंग कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बहुत ही जल्द लू फैमिली के हेड बन जाओगे और तुम्हारे पास जितना सब कुछ होगा वो मेरा होगा, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तुम्हारे वो सारे प्रॉमिसेस कहाँ चले गए हैं? फैंग कहता है कि प्लीज इस दफा मेरे साथ ये सारी बकवास मत करो, इस वक्त मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। फिर इतने में वहाँ पर लू पहुँच जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुम लोगों की पनिशमेंट देकर ही रहूंगा। फैंग कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगे। लू कहता है कि मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, तुम्हारा ब्लड रिलेटेड ब्रदर, और तुम फिर भी मुझे मारना चाहते हो पॉइजन और एविल स्पिरिट से। मैं इस बात पर बिलीव भी नहीं कर सकता। फैंग कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो पोजीशन चाहता हूँ जो कि तुम्हारे पास है और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर उसके बाद गार्ड्स फैंग को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वैनसिंग लू से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो लू कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और चल के कियान से माफी मांगनी होगी। अगर वो तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। वैनसिंग कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं कभी भी कियान से माफी नहीं मांगूंगी। तो लू उसको वहीं पर ही फेंक देता है और कहता है कि तुम यहीं पर ही सड़ती रहो, जो कुछ भी करना होगा वो मैं खुद ही कर लूंगा। फिर उसके बाद ही कह के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वैनजिंग कहती है कि लू तुम मेरे साथ ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं कभी भी कियान से माफी नहीं मांगूंगी और अगर कियान ही मर जाएगी तो सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम खुद ही मेरे पास वापस आ जाओगे, तो इसीलिए इस सब में मुझे वैंग से बदला लेना ही होगा। इधर फिर कियान और क्याओ को दिखाया जाता है। आज उन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी होती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। दूसरी तरफ लू भी अपनी कार में बैठ चुका था। वो असिस्टेंट से कहता है कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे वापस करो। तो असिस्टेंट फिर उसको वही रिंग का गिफ्ट देता है। वो वही रिंग होती है जो कि लू ने कियान के लिए ली हुई थी। असिस्टेंट कहता है कि अब तक तो उसकी एंगेजमेंट हो चुकी होगी, तो क्या वो आपका ये गिफ्ट पसंद कर लेंगी और क्या वो आपकी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं। लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसके दिल में मेरे बारे में फीलिंग जरूर है, तो वो ये काम जरूर करेगी। फिर उसके बाद वो गुजर रहा होता है तो वो वहीं पर ही क्याओ और कियान को देखता है। उधर क्याओ कियान से कह रहा होता है कि आज मैं रात का डिनर तुम्हें खुद करवाऊंगा, वो भी अपने हाथों से बनाकर। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी कुकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कियान से सॉरी करने लगता है और दूर से ये सब कुछ वैनसिंग भी देख रही होती है। तभी वो अपने कार की स्पीड तेज करती है और वो कियान को हिट करने वाली होती है। तभी कियान अपनी पावर से उस कार को रोक देती है, लेकिन जब उसकी पावर्स वीक होने लगती हैं तो क्या फिर अपने आप को खतरे में डाल लेती है। कियान क्याओ को साइड पर धक्का देकर अपना ही एक्सीडेंट करवा लेती है। फिर अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। जब उसको होश आता है तो उसके पास क्याओ बैठा हुआ होता है। वो उसकी बहुत केयर कर रहा था, लेकिन इतने में वहाँ पर लू पहुँच जाता है। कियान कहती है मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। लू कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वैनजिंग तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर देगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, इस सब के लिए तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करो। तो कियान फिर उसका लाया हुआ सामान नीचे फेंक देती है और कहती है कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा कर रहे हो, जाओ और जाकर वैनजिंग को ढूंढो और उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो। तो लू कहता है कि तुम मेरी बात पर यकीन करो, ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ सब कुछ क्यों हो गया, मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानता था। फिर उसके बाद लू की तबीयत खराब होने लगती है, उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और साथ साथ उसको अपने पास लाइफ की चीजें भी याद आने लगती हैं कि पास लाइफ के अंदर जब उसने कियान के साथ शादी की थी तो उसकी वेडिंग नाइट पर ही उसने कियान को मार डाला था और उस वक्त वो यही कह रहा था कि अगर कियान उसकी लाइफ में ना आई होती तो वो वैनजिंग से जरूर शादी करता और वो सिर्फ और सिर्फ वैनजिंग के लिए ही फीलिंग्स रखता है और वैनजिंग ने सिर्फ और सिर्फ कियान की वजह से अपनी जान दी है। ये सब कुछ देखने के बाद लू बहुत ही हैरान होता है। तभी वो कियान से कहता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस दफा तुमसे अपोलोजाइज कर लूँ, मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। कियान कहती है कि तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी सारी पास्ट लाइफ याद आ गई, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे सारी लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रखेगा और कभी भी वो मुझे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। और अब मुझे रेस्ट करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अब अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहती, तो तुम कोशिश करना कि मेरे सामने आने से परहेज करना। तो लू कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन जब वो वहाँ से जाता है तो क्याओ कियान को कंसोल करता है और वो उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे एक दफा ये बता दो कि तुमने कहा था कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसके साथ तुम अपनी आगे की सारी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो, वो सच में मैं ही हूँ ना।
कियान कहती है कि हाँ, तुम्हारे अलावा वो इंसान और कौन हो सकता है। ये सुनकर तो क्याओ और भी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद क्याओ कियान को एक नेकलेस गिफ्ट में देता है और उसको नेकलेस बनाने के बाद वो उसको फॉरहेड पे किस करता है। ये सब कुछ देखकर कियान बहुत ही खुश होती है और वो स्माइल करती है। इधर जब लू अपने घर वापस जा रहा होता है तो तभी उसके पास वैनजिंग आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि पुलिस मुझे लेने के लिए घर तक पहुंच चुकी है। मैं बहुत ही भाग कर यहाँ पर आई हूँ। प्लीज तुम पुलिस से कह दो कि वो मुझे मत लेकर जाएं। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ फैंक की बातों में आ गई थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती थी। प्लीज एक दफा तुम मुझे माफ कर दो। अगर मैं जेल चली गई तो तुम्हारी और मेरी कैसे शादी होगी। देखो तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लो। तो लू कहता है कि तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता और मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करना चाहता। तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी यही सजा है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और वैनजिंग को अब अपने किए पर बहुत ही रिग्रेट फील होता है। दूसरी तरफ क्याओ जब कियान के पास जाता है तो वो उससे कहता है कि लू बाहर मुझसे मिलने के लिए आया था और वो तुमसे एक दफा फिर से सॉरी करना चाहता। साथ वो ये भी बता रहा था कि वैनजिंग अब प्रिजन चली गई है। उसको पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले जा चुकी है और लू ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो उस सब पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा है और वो तुमसे माफी भी मांगना चाहता था। तुम मुझे ये बताओ कि सच में तुम चाहती हो ना कि मैं ही तुम्हारी लाइफ में रहूं। तो कियान कहती है कि हाँ, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। ये सुनकर क्याओ बहुत ही एक्साइटेड फील करता है। फिर उसके बाद क्याओ उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूं। तो कियान भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। देन क्याओ उसको हग कर लेता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इधर जब डैड घर वापस आते हैं तो असिस्टेंट उनको बताता है कि लू ने अपनी हालत बहुत खराब की हुई है। वो सिर्फ अल्कोहल पर गुजारा कर रहा है। यह सुनकर डैड फौरन से लू के पास जाते हैं और लू से वो सारी बॉटल्स लेकर साइड पर रखते हैं। वो उसको कहते हैं कि अब तुम ही लू फैमिली के हेड बनने वाले हो और अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो फैमिली को और कौन संभालेगा। लू कहता है कि डैड, अब मेरी लाइफ का और कोई भी पर्पस नहीं रहा, तो इसीलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। तभी डैड फिर लू को कहते हैं कि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा। कियान के पास जाओ, उससे बेग करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी इस इलनेस का कोई इलाज निकाल ले। फिर उसके बाद डैड जब किसी को कॉल करते हैं तो उनको पता चलता है कि क्याओ और कियान की शादी होने वाली है। जब लू ये सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, कियान मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती है और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वो दोनों कियान से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इधर कियान और क्याओ दोनों ही बैंक्वेट में होते हैं। वो दोनों अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इतने में वहाँ पर लू पहुँच जाता और फिर से वो कियान से सॉरी करने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने सारे के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन प्लीज तुम किसी और से शादी मत करो। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया और अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज एक दफा तुम मेरी बात सुन लो और मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। तो कियान उसको कहती है कि अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम मेरी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आ सकते हो। लू कहता है कि एक दफा तुम इन कॉन्ट्रैक्ट को देख तो लो ना। तो फिर कियान नीचे जाती है और वो उससे इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेती है। वहाँ पर हर कोई ये बात करने लगता है कि अब जरूर कियान उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही देगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट 10 बिलियन के थे। लेकिन कियान उन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती भी नहीं है और उसको फौरन से फाड़ देती है। वो कहती है कि बस तुम्हारी यही औकात है मेरे सामने। अब तुम यहाँ से अभी के अभी बाहर निकल जाओ और दोबारा कभी भी मेरी लाइफ में अपेयर होना भी नहीं। यह सुनकर लू और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तभी क्या कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारी सिर्फ इतनी से पैसों के पीछे कियान मुझे छोड़ देगी। मैंने इसके लिए एक वेडिंग सरप्राइज रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सरप्राइज मुझे अभी के अभी रिवील करना होगा। फिर तभी वो वहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाता है। कियान कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तो क्या कहता है कि ये वो सारे के सारे क्या फैमिली के एसेट्स हैं जो कि मेरे नाम पर हैं और अब मैंने वो तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं और इनकी वर्थ प्राइस तकरीबन 100 मिलियन होगी और ये सारे के सारे 100 बिलियन के हैं। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही हैरान होता है। लू कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा तब मैं हर चीज तुम्हें दे दूंगा, यहाँ तक कि वो सारे के सारे एसेट भी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। बस तुम एक दफा प्लीज मेरे साथ चलने के लिए मान जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। तो कियान कहती है कि नहीं, अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तभी लू अपने पास से एक रिंग निकाल लेता है और कहता है कि देखो, ये रिंग मैंने तब से संभाल कर रखी हुई है जब से मैंने सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अब मैं ये रिंग अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, तुम्हें ये जरूर पहननी होगी। तो कियान फिर उसको अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि तुम देख सकते हो कि मैं अपने हाथ में पहले से ही एक रिंग पहन चुकी हूँ और अब तुम्हारी इस रिंग की जगह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी लू उसको जबरदस्ती वो रिंग पहनाने लगता है।
तो वो रिंग उसके साइज की नहीं होती। तभी वो रिंग नीचे गिर जाती है और वहाँ पर हर कोई यही बात करने लगता है कि देखो ये किस तरीके का बॉयफ्रेंड था कि इसको उस लड़की के हाथ का साइज ही नहीं पता था, और अभी ये यहाँ पर ये कहने के लिए निकला है कि ये उससे लव करता है। इस तरह की चीज तो सिंसेरिटी भी नहीं कहते, लव तो बहुत दूर की बात है। ये सब कुछ देखकर अब लू बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका था। तभी डैड फिर कियान को कहते हैं कि ठीक है, मैं बस सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो ताकि ये अपनी बाकी की लाइफ तो सुकून से गुजार सके। ये वैसे ही बहुत कुछ फेस कर चुका है और मैं नहीं चाहता कि अब ये मजीद सफर करे। कियान कहती है कि ये बात मैं आप लोगों को बहुत टाइम पहले से बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ कि मैं इस सब में सिर्फ और सिर्फ पावरलेस हूँ। मैं इस सब में कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी डिजीज एविल एनर्जी से आई है और मैं उनका इलाज किसी तरह से भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं और लू तुम दोबारा कभी भी मेरी लाइफ में एंटर मत होना। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, किसी चीज की भी कोई गुंजाइश नहीं बची। फिर उसके बाद डैड और लू बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करते हैं और रोते हैं, लेकिन आखिर में वो खुद ही वहाँ से चले जाते हैं और कियाओ कियान को फिर से स्टेज पर लेकर चला जाता है। इधर जब लू जा रहा होता है तो वो अपने दिल में कहता है कि कियान प्लीज हर चीज के लिए तुम मुझे माफ कर देना। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था। अगर इस लाइफ के बाद मुझे कोई और लाइफ मिली तो मैं तुम्हें उसमें चेरिश जरूर करूंगा, लेकिन इस लाइफ में जो मैंने तुम्हारे साथ किया मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा मैं वो कुछ भी ना करूं। नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और इधर अनाउंस किया जाता है कि अब वेडिंग को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। फिर उसके बाद कियान को हक करता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर हर कोई उनके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है। आज हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश था और इस तरह कियान की लाइफ भी स्टेबल हो जाती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।